हाँ, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफ। और ये फिजिक्स के हर चैप्टर में ही ग्राफ आने वाला है। तो ग्राफ के बारे में बेसिक आइडिया सबको होगा ही, सबने क्लास 10 में वो स्ट्रेट लाइन के बारे में सीखा होगा। लेकिन आपको मैथमेटिक्स में और भी काफ़ी सारे ग्राफ आते हैं, तो उसमें से कुछ का बेसिक नॉलेज मैं बताऊंगा जो फिजिक्स में यूज आता है। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि फिजिक्स में आखिर ग्राफ क्यों यूज होता है। तो उसके लिए मैं एक लेता हूँ एग्जाम्पल, फिर सबको ये समझ में आएगा कि हाँ, ग्राफ यूज करना कितना अच्छा चीज़ होता है। तो जैसे मान लो कि एक कोई इंसान है, मान लो उसका नाम कुछ एक्स है। उस इंसान ने एक किया है सिंपल एक्सपेरिमेंट उसने उसने एक कार का डिस्टेंस वो टाइम के अनुसार कर रहा है मेजर, कि वो टाइम जब अपना चेंज कर रहा है तो मेरा कार कितना डिस्टेंस गया है। और उसने उस डिस्टेंस और टाइम का एक एक बनाया है सिंपल टेबल। तो मैंने इसको लिख दिया, ये टेबल है। यहाँ उसने लिया है फर्स्ट जो आपका कॉलम है, उसमें उसने लिया है डिस्टेंस मीटर में। और जो सेकंड कॉलम है उसमें उसने लिया है टाइम इन सेकंड। और उसने जब चेक किया तो जब कार स्टार्ट हुआ था या जब उसने मोशन स्टार्ट किया उस समय टाइम था 0। तो एट टी इक्वल टू 0 पे उस कार का डिस्टेंस था 0। जस्ट उसने अभी मूव करना वो स्टार्ट करेगा, उसने देखा कि टी इक्वल टू 1 पे कार का था डिस्टेंस 1 मीटर। टी इक्वल टू 2 पे उस कार का था डिस्टेंस 4 मीटर। टी इक्वल टू 3 पे उस कार का था डिस्टेंस 9 मीटर। टी इक्वल टू 4 पे उस कार का था डिस्टेंस 16 मीटर। तो उसने ऐसा नोट डाउन किया कि टाइम ऐसे चेंज कर रहा था, तो जो डिस्टेंस था कार का, डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार, वो कुछ ऐसा चेंज कर रहा था। 0 था, 1 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 9, फिर 16। और ये मैंने जो टाइम लिया है वो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल मैंने लिया है, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे। अब ये जो हमने ऐसा जो एक टेबल बना के यहाँ पे लिखा है डाटा, वो सबने क्लास 9 में ऐसा यूज किया था कि डिस्टेंस ऐसा, वेलोसिटी का टाइम, जो भी ऐसा डिस्टेंस था। अब मैं अगर सबसे बोलूँ कि ठीक है, यहाँ पे तो हमको वो दिख रहा है कि उसका इतना टाइम पे इतना डिस्टेंस था, लेकिन आप एक और कुछ अच्छा तरीका सोचो जिससे आप ये डिस्टेंस और टाइम में हमको ये बता सको कि कैसा है इनके बीच का रिलेशन, कि किस टाइम पे क्या होगा डिस्टेंस। तो उसका आइडिया आता है ग्राफ से, कि हम इस डेटा को एक और आसान तरीके से शो कर सकते हैं। वो देखो कैसे। मैंने ग्राफ बनाया डिस्टेंस वर्सेस टाइम का। यहाँ हमने लिया है डिस्टेंस मीटर में और यहाँ हमने टाइम लिया है सेकंड में। और मैंने एक ग्राफ बनाया ना, तो देखो जब टाइम यहाँ पे होगा 0 तो उसका डिस्टेंस था 0। यहाँ पे कहीं आएगा टाइम 1 सेकेंड, यहाँ पे कहीं आएगा टाइम 2 सेकेंड, यहाँ पे टाइम आएगा 3 सेकेंड, यहाँ पे टाइम आएगा 4 सेकेंड। और जब मैंने मान लो यहाँ पे लिया है डिस्टेंस 1, यहाँ पे मैंने लिया है डिस्टेंस 4, यहाँ पे मैंने कहीं लिया है डिस्टेंस आपका 9, और यहाँ पे मैं कहीं लूंगा डिस्टेंस 16। तो इसका जो ग्राफ आता है ना, वो ग्राफ कुछ ऐसा आता है। एक मिनट, इसका ग्राफ मैं करता हूँ ड्रॉ। इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे हो गया गड़बड़ है टाइम वाला, तो मैं टाइम वाला फिर से ठीक करता हूँ इसको। लेकिन इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। यहाँ देखो, जब ये 1 था तो यहाँ ले लो टाइम 1। जब ये 4 हुआ है तो यहाँ ले लो टाइम 2। जब ये 9 हुआ है तब यहाँ ले लो टाइम 3। और जब ये 16 जाएगा, थोड़ा सा इसको और इस तरफ करते हैं बेंड हम, थोड़ा सा और इधर आगे तरफ, थोड़ा सा आगे जाएगा। और ग्राफ ड्रॉ करना थोड़ा सा यहाँ दिक्कत हो जा रहा है। ये कुछ ऐसा और ऊपर भी जाएगा और ये जाएगा सामने की तरफ भी। एक मिनट, एक मिनट। ये कुछ ऐसा आता है एक्चुअल में, कुछ ऐसा जाएगा, ऐसे जाएगा। ये कुछ सामने की तरफ भी जाएगा और आपका जाएगा ऊपर भी। तो मान लो कि यहाँ पे हमने लिया है टी इक्वल टू 4 पे, कहीं यहाँ पे था, तो टी इक्वल टू 4 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये 2 मान लो, ये 3 मान लो और ये 4 मान लो। तो ये हुआ कि हमने जो डिस्टेंस और टाइम किया था मेजर, उसका एक और आसान तरीका शो करने का, वो मेरा ये ग्राफ बता रहा है। कि हम ग्राफ देख के बोल सकते हैं कि जब T1 था तो उसका डिस्टेंस 1 है, जब T2 था तो उसका डिस्टेंस 4 है, जब T3 है तो उसका डिस्टेंस 9 है, जब T4 है तो उसका डिस्टेंस 16 है। तो ये ग्राफ देख के भी हम आसानी से इसके डिस्टेंस के बारे में बता सकते हैं।
और ग्राफ देख के आप और भी बहुत सारे उसके मोशन के बारे में इंफॉर्मेशन बता सकते हो। वो हम लोग और आगे सीखेंगे क्या क्या बता सकते हैं। तो एक तो सिंपल ये हुआ कि क्यों हम लोग को ग्राफ पढ़ना पड़ा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि टेबल से ज़्यादा होता है इजी उस किसी भी चीज़ का जो वेरिएशन है, जो मोशन है, वो ग्राफ से स्टडी करना। अब हमने बोला कि क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है कि हमने इस जो भी हमने डाटा यहाँ लिखा था उसको ग्राफ के फॉर्म में शो कर दिया है, तो क्या ये इसके डेटा को शो करने का सिंपलेस्ट फॉर्म है? तो आंसर होगा नहीं। इससे भी एक आसान तरीका है जिससे आप ये जो वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस है टाइम के अनुसार वो शो कर सकते हो, और वो होता है इक्वेशन। जो थर्ड चीज है वो होता है आपका इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन। इस ग्राफ से भी एक आसान चीज है। अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो कार का मोशन था उसका जो डिस्टेंस था वो टाइम के अनुसार कुछ वेरी कर रहा है, ऐसे एस इज इक्वल टू टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब देखो हमको जिस टाइम पे भी डिस्टेंस फाइंड करना होगा बस हम टाइम का वैल्यू वहां पे पुट करेंगे। देखो तो जब हम लोग टाइम का वैल्यू करेंगे जीरो, तो एट टी इक्वल टू जीरो आपका एस आ जाएगा जीरो, एट टी इक्वल टू वन आपका एस आ जाएगा वन, एट टी इक्वल टू टू देखो एस आ जाएगा फोर, यहाँ आप ऐड करो मीटर, एट टी इक्वल टू थ्री आपका एस आ जाएगा 9 मीटर। तो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ कि आप ये जो इसका डेटा था डिस्टेंस और टाइम का, आप उसको शो करो इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो मैंने एक ही चीज को तीन डिफरेंट फॉर्म में हमने शो किया है। पहला था टेबल फॉर्म में, सेकेंड था आपका ग्राफ फॉर्म में, और थर्ड था आपका इक्वेशन फॉर्म में। अब और जो ये जो आपका फर्स्ट फॉर्म होता है टेबल, ये मेनली हम लोग क्लास 9 में करते हैं, क्लास 7 8 9 में करते हैं। लेकिन अब जो हम लोग करेंगे क्लास 11 और 12 में, वो मेनली हम लोग ये दो फॉर्म यूज करेंगे, ये दो फॉर्म, इक्वेशन वाला और ग्राफ वाला। और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो हम यूज करेंगे वो आपका आएगा इक्वेशन फॉर्म। ग्राफ भी हम लोग शो करते हैं लेकिन मोस्टली जो हम लोग यूज करेंगे वो हम लोग करेंगे कौन सा फॉर्म, ये इक्वेशन वाला, क्योंकि ये आसान है, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ से थोड़ा सा सिंपल सा कंसेप्ट बस वो क्लियर कि हम लोग ग्राफ क्यों यूज करते हैं, आखिर मेरे को ग्राफ का क्या ऐसा पड़ता है जरूरत। अब हम जा रहे हैं कि हमको कितने टाइप का ग्राफ अपने फिजिक्स में यूज आने वाला है। तो उस टाइप्स में जो सबसे पहला आएगा वो आएगा स्ट्रेट लाइन, जिसका बेसिक आइडिया सबको होगा। मैं एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में उसको बोल देता हूँ कैसे उसमें क्या क्या होता है। तो चलिए आते हैं, टॉपिक देते हैं स्ट्रेट लाइन का। तो जैसे ही स्ट्रेट लाइन का आता है बात, सबके मन में एक ख्याल आता है कि इसका इक्वेशन जो होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पे एक खास बात क्या होता है कि यहाँ पे एक्स का भी पावर होता है वन, और यहाँ पे वाई का भी पावर होता है वन। या आप ऐसा बोलो कि यहाँ पे एक्स का भी मैक्सिमम पावर है वन और वाई का भी मैक्सिमम पावर है वन। आपका एक्स का पावर जीरो भी हो सकता है, मतलब कि वाई इक्वल टू सी इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक्स इक्वल टू सी इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो देखो तो ये जो हमने फर्स्ट वाला लिया है y इक्वल टू सी, वहाँ पे x का पावर जीरो है। जो हमने x बराबर c लिया है वहाँ पे y का पावर जीरो है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन तभी आप बोलते हो जब y और x दोनों का मैक्सिमम पावर वन हो, उसको हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन। अच्छी बात है। अब यहाँ पे सबको बेसिक आइडिया तो होगा ही कि एम होता है स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, और ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट कहानी है स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। वो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं वो मैं एक बार बताऊंगा। और सी को हम लोग बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट, सी को हम लोग बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि मेरा जो स्ट्रेट लाइन है वो वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करने वाला है, वहां से हमको इंटरसेप्ट मिलता है। अब सबसे पहले जो हम लोग सीखेंगे कि स्लोप क्या होता है और हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो जो स्लोप जो होता है ना वो बहुत ही काम का चीज होता है। एक्चुअल में स्लोप हमको ये बताएगा कि एक्स का वैल्यू इंक्रीज करने से मेरा वाई का वैल्यू इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। अच्छा यहाँ से देखो, ध्यान से देखो, तो मेरा है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो हम लोग बोलते हैं कि वाई है डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि एक्स पे डिपेंड कर रहा है। वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, हम लोग इसको ऐसा ही बोलते हैं, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है। आप जब एक्स का वैल्यू चेंज करोगे तो आपका वाई का वैल्यू चेंज करेगा। अब देखो जो यहाँ पे एक्स और वाई है वो हमारे जो फिजिक्स आएगा उसमें उसमें एक सबका हो सकता है टाइम, एक सबका हो सकता है स्पीड, कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली जो आपका वाई है वो आपका वाई हो सकता है डिस्टेंस, वाई हो सकता है स्पीड। तो हमने बस वाई और एक्स यहाँ पे जनरल टर्म लिया है, वहाँ पे
अपने फिजिक्स के टर्म में वहाँ पे टाइम, वेलोसिटी, डिस्टेंस ये सब आता है। सिंपल सा कहानी है। अब स्लोप हमको क्या बताया था? तो स्लोप ये बताता है कि अगर हम एक्स का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो वाई का वैल्यू इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। तो सुनो ध्यान से, हम बोलते हैं कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप पॉजिटिव है। पॉजिटिव स्लोप का मतलब ये होता है कि आप जब एक्स का वैल्यू इंक्रीज करोगे, आप जब एक्स का वैल्यू करोगे इंक्रीज, तो उसका वाई का वैल्यू भी करेगा इंक्रीज। हम लोग बोलते हैं कि स्लोप इज निगेटिव जब एक्स का वैल्यू इंक्रीज करने से वाई का वैल्यू डिक्रीज करता है एंड वाइस वर्सा। तो ये आपका हुआ मीनिंग ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव स्लोप। पक्का? हाँ बिल्कुल, ये सिंपल सी कहानी है। मतलब कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि जैसे जैसे समय बीतता गया है, मेरा जो एग्जाम का मार्क्स था वो लिनियरली इंक्रीज किया है। तो अगर मैं अपना ग्राफ ड्रॉ करूं, मेरा एग्जाम का मार्क्स वर्सेस जो टाइम बीतता गया है ना, तो उसका स्लोप पॉजिटिव आएगा। क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीता है, जैसे जैसे टाइम का वैल्यू बढ़ रहा है, मेरा मार्क्स भी इंक्रीज किया है, तो उसका स्लोप आएगा पॉजिटिव। लेकिन अगर मान लो कि जैसे जैसे मेरा टाइम बीतता गया है, मेरा एग्जाम का मार्क्स घटता गया है, तो उस केस में अगर मेरा जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो उसका स्लोप आएगा निगेटिव। ये टाइम बढ़ा है तो मेरा मार्क्स घटा है। सिंपल सा कहानी यही होता है। ऐसे ही हमको फिजिक्स में भी सब समझना है। चलिए अच्छी बात है। अब ये हुआ कि मीनिंग ऑफ स्लोप, कि स्लोप हमको क्या बताता है। अब उठता है सवाल कि हम लोग स्लोप आखिर फाइंड कैसे करते हैं। तो इसको फाइंड करने का दो तीन तरीका है, जो कि सब लोग को बेसिक आइडिया पता भी होगा। सबसे देखो पहला क्या होता है, सबसे जो बेसिक आइडिया क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने ये माना है वाई एक्सिस और ये मैंने माना है एक्स एक्सिस और ये आपका हो गया ऑरिजिन, और ये मान लो मेरा स्ट्रेट लाइन है। ये मेरा स्ट्रेट लाइन है, इसको मैंने नाम दिया है ए बी इज स्ट्रेट लाइन। तो आपको चेक करना होता है ना कि ये जो मेरा स्ट्रेट लाइन है, इसने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, देखो ये हुआ आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये जो मेरा स्ट्रेट लाइन है उसने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज की तरफ मूव करने पे कितना एंगल बनाया है। मतलब कि हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से और हम मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जो हमको इस स्ट्रेट लाइन का उस एक्स एक्सिस से एंगल मिलता है ना, वो एंगल हम लेते हैं, फिर इसमें हम लोग tan थीटा ऐड करते हैं, तो फिर हम बोलते हैं ये इसका स्लोप हुआ। मतलब m इज इक्वल टू tan थीटा, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज डिनोटेड बाई m, उसका वैल्यू होता है tan थीटा। और थीटा क्या होता है कि वो जो मेरा स्ट्रेट लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जब हम एंटी क्लॉकवाइज की तरफ घूमे होंगे तो कितना एंगल बनाया होगा, तो वहां से आपको मिलेगा स्लोप। ये हुआ पहला तरीका स्लोप फाइंड करने का। जैसे अब सुनो देखो, अब यहां से अगर थीटा का वैल्यू आपका एक्यूट है, इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो उस केस में आपका tan थीटा का वैल्यू आता है पॉजिटिव, मतलब कि आपका स्लोप आएगा पॉजिटिव। स्लोप आएगा पॉजिटिव, इसका मतलब कि अगर थीटा लेस देन 90 है, स्लोप पॉजिटिव है, मतलब कि जब x का वैल्यू करेगा इंक्रीज तो उसका y का वैल्यू करेगा इंक्रीज। अगर स्लोप का वैल्यू है मोर देन 90 डिग्री, तो जब मोर देन 90 डिग्री होता है तो आपका स्लोप आता है निगेटिव, या आप जब ऐसे बोला कि जब व्हेन थीटा इज ऑप्टिव तो आपका स्लोप आएगा निगेटिव। तब आप जब x का वैल्यू करोगे इंक्रीज तो y का वैल्यू करता है डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। ये कहानी हुआ आपका स्लोप एक्यूट का, ऑप्टिव का। स्लोप आपका 90 डिग्री भी हो सकता है, सॉरी आपका थीटा का वैल्यू 90 डिग्री भी हो सकता है। उस केस में जो आपका स्लोप आता है वो हम बोलते हैं अनडिफाइंड। स्लोप इज अनडिफाइंड, क्योंकि आपका tan जो 90 का वैल्यू होता है वो होता है अनडिफाइंड। और उस केस में जब आपका स्लोप आता है 90 डिग्री, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो स्ट्रेट लाइन होगा वो होगा परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, मतलब कुछ ऐसा होता है। दिस इज द स्ट्रेट लाइन ए बी। इस केस में देखो तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इसने 90 डिग्री का एंगल बनाया है, तो हम लोग बोलते हैं कि इसका स्लोप क्या है, अनडिफाइंड है। जब इसका स्लोप होता है जीरो, देखो जब इसका स्लोप होगा जीरो, जब व्हेन m इक्वल टू जीरो, तब इसका थीटा होता है 0 डिग्री। मतलब कि जो मेरा स्ट्रेट लाइन होता है वो होता है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, वो आपका हो जाएगा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। मान लो मैंने ये लिया एक्स एक्सिस, मैंने ये लिया है वाई एक्सिस, और मेरा स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा आया है ए बी। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इस केस पे इसका थीटा 0 डिग्री है, तो इसका स्लोप भी हो जाएगा जीरो। स्लोप जीरो का मतलब ये हुआ कि आप x का वैल्यू जितना मन चाहे चेंज कर लो, आपका y का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। और देखो वही यहाँ पे हो भी रहा है कि हम x का वैल्यू चेंज कर रहे हैं लेकिन y का वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टाइम बीतता जा रहा है, साल बीत रहा है, लेकिन मेरा अगर मार्क्स चेंज नहीं कर रहा है, मेरा मार्क्स हो गया है कांस्टेंट, फर्स्ट ईयर में भी आया था 50 नंबर, सेकंड में भी 50, थर्ड में भी 50, तो
अगर हमने अब अपना स्ट्रेट लाइन बनाया है तो मेरा जो स्ट्रेट लाइन है तो आएगा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, क्योंकि मेरा वैल्यू ऑफ एक्स चेंज कर रहा है, वैल्यू ऑफ वाई चेंज ही नहीं कर रहा है। तो ये सब बेसिक बातें थी, और ये पहला तरीका था स्लोप फाइंड करने का। स्लोप फाइंड करने का और भी बहुत सारे तरीका हम लोग सीखेंगे। उससे पहले इस ये जो एंगल वाला है तरीका, उस पर हम करते हैं कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स। जैसे ध्यान दे दो कि मान लो मैंने बोला यहाँ से कि ये मेरा स्ट्रेट लाइन है और ये एंगल है 30 डिग्री, मैंने ये बोला ये एंगल है 30 डिग्री, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब बताओ कि इस लाइन का स्लोप कितना होगा, तो सब बोलेंगे tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री स्लोप, एंड tan 30 कितना होता है 1/√3। हाँ बिल्कुल होता है। अब देखो तो मेरा एम का वैल्यू आ गया है 1/√3 और ये वैल्यू पॉजिटिव है। अब आप चाहो तो अपना आंसर वेरीफाई भी कर सकते हो कि स्लोप पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि जब एक्स का वैल्यू करेगा इंक्रीज तो वाई का वैल्यू भी करना चाहिए इंक्रीज। तो देखो यहाँ पे हो भी रहा है, देखो सब लोग चेक करो कि देखो जब एक्स का वैल्यू यहाँ कुछ था तो वाई 0 था, जैसे ही हमने एक्स का वैल्यू यहाँ पे किया है इंक्रीज तो वाई कर गया है इंक्रीज, फिर जब मैंने एक्स का वैल्यू फिर से किया है इंक्रीज तो वाई किया है इंक्रीज, एक्स फिर से किया है इंक्रीज तो मेरा वाई किया है इंक्रीज। बिल्कुल ना। देखो जब x का वैल्यू यहाँ था तो ये कुछ y यहाँ था, x का वैल्यू यहाँ था तो y कुछ यहाँ आ रहा है, मतलब देखो यहाँ पे y आपका माइनस में था तो माइनस में वैल्यू कम हो रहा है, तो हम लोग फिर से बोलेंगे क्या हो रहा है कि y का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। तो इससे भी आप चेक कर सकते हो कि इसका स्लोप तो पॉजिटिव ही आना था, क्योंकि ये आपका क्या हो रहा है वैल्यू ऑफ x जब कर रहा है इंक्रीज तो आपका वैल्यू ऑफ y इंक्रीज कर रहा है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जब स्लोप होता है पॉजिटिव तो आपका ग्राफ होता है राइजिंग। तो देखो यहाँ पे मेरा ग्राफ क्या हो रहा है राइज कर रहा है, तो हम बोलते हैं मेरा स्लोप हो गया पॉजिटिव। सिंपल सी कहानी है। चलो और कुछ हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल्स यहाँ पे। तो हमने लिया है नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखो तो इस बार मेरा स्ट्रेट लाइन ऐसे है और मैंने बोला है कि ये मेरा एंगल है 135 डिग्री, दिस इज द एंगल 135 डिग्री। अब मैं सबसे पहले, आप स्लोप का वैल्यू छोड़ दो कितना होगा, सबसे पहले आप ये बताओ कि स्लोप इसका आएगा पॉजिटिव कि स्लोप आएगा नेगेटिव। तो आंसर होगा सर स्लोप इसका होगा नेगेटिव। क्या होगा, इसका स्लोप होने वाला है नेगेटिव। कि आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि ये जो मेरा स्ट्रेट लाइन है उसने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 से ज्यादा एंगल बनाया है या फिर ऑप्टिव एंगल बनाया है, तो पक्का स्लोप मेरा माइनस में ही आने वाला है। और दूसरा जो आपका चेक करने का तरीका है, तो देखो तो यहाँ पे मेरा जो ग्राफ है वो फॉल कर रहा है, मेरा क्या हो रहा है ग्राफ यहाँ फॉल कर रहा है। कैसे हमने बताया कि फॉल कर रहा है, देखो यहाँ पे जब x का वैल्यू 0 था तो y का वैल्यू कुछ यहाँ पे था, देखो यहाँ पे था। जैसे ही मैंने x का वैल्यू इंक्रीज किया है तो y का वैल्यू यहाँ आ गया, तो क्या हो रहा है y का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। x का वैल्यू मैंने और इंक्रीज किया तो y का वैल्यू और डिक्रीज किया है, मतलब कि x का वैल्यू इंक्रीज करने पे y का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, तो इसका स्लोप तो पक्का निगेटिव आना ही था। अब कितना आएगा वो फाइंड करते हैं। तो कितना आएगा, तो मैंने फाइंड किया m इक्वल टू टेन थीटा से, और यहाँ पे हमको थीटा मिला है 135 डिग्री, तो मतलब हम लिखेंगे 135 डिग्री। अब आप लोग बताओ कि tan 135 का वैल्यू क्या होता है। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि tan 90 प्लस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा, मतलब कि आपको यहाँ पे लिखना होगा tan 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो आप इसको माइनस कॉट 45 डिग्री लिख सकते हो, एंड वैल्यू ऑफ कॉट 45 डिग्री इज 1, तो माइनस कॉट 45 का वैल्यू हो जाएगा -1। तो इस ग्राफ का जो स्लोप है वो है -1, ये आपको मिल गया स्लोप। सबको आया समझ में ना, हाँ बिल्कुल। तो ऐसे आप लोग को अगर एंगल पता हो तो आप स्लोप फाइंड कर सकते हो। चलो एक मैं लेता हूँ लास्ट एग्जांपल। लास्ट एग्जांपल, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मेरा स्ट्रेट लाइन ऐसा है ए बी। मैंने पूछा कि सबसे पहले आप ये बताओ कि इसका स्लोप होगा पॉजिटिव कि इसका स्लोप होगा नेगेटिव। बोलो सप्तांशु, कि ये ग्राफ आपका, क्योंकि ग्राफ कर रहा है राइज तो स्लोप आने वाला है पॉजिटिव, वेरी गुड, तो स्लोप आएगा पॉजिटिव। अब हमको अगर ये एंगल पता है तो हम लोग स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो मान लो कि हमको दिया हुआ एंगल है 60 डिग्री, तो हम लिखेंगे स्लोप इक्वल टू m इक्वल टू tan 60 डिग्री, मतलब √3 इज द स्लोप। बिल्कुल। चलो ये हमने सीखा पहला मेथड स्लोप फाइंड करने का। अब देखते हैं एक और मेथड भाई, जो कि अपने को फिजिक्स वाले में यूज आने वाला है, और ये हमने क्लास 9 में भी यूज किया था। तो मैं एक बार बोल दे रहा हूँ फॉर जस्ट फॉर रिवीजन। जैसे मान लो कि ये मेरा ऐसा स्ट्रेट लाइन है। अब एक पक्का एक बात फिक्स है कि इसका स्लोप आने वाला है पॉजिटिव। अब मान लो कि मेरे को कुछ ऐसा वैल्यूज दिया हुआ है, यहाँ पे हमने लिया है x इक्वल टू 2, यहाँ हमने लिया है x इक्वल टू 3,
यहाँ हमने लिया है x इक्वल टू 4, और मान लो कि x इक्वल टू 2 पे हमको दिया है y का वैल्यू 4, x x इक्वल टू 3 पे हमको दिया है y का वैल्यू 6। तो यहां से भी हम लोग स्लोप फाइंड कर सकते हैं कि अगर मेरे को किसी एक पर्टिकुलर x के लिए y का वैल्यू पता है, दूसरे पर्टिकुलर x के लिए y का वैल्यू पता है, तो हम लोग इससे भी स्लोप फाइंड कर सकते हैं। देखो कैसे करते हैं। तो स्लोप, हाँ, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, ग्राफ है और हमको फाइंड करना है इसका स्लोप। तो इस बार क्या हुआ कि हम लोग को जो फाइंड करने का तरीका है वो करेगा चेंज, स्लोप का मीनिंग चेंज नहीं करेगा। तो मान लीजिए कि अगर ये एंगल थीटा है, मैंने बोला कि ये एंगल थीटा था, तो फिर से क्या होगा, फिर से आपका हो जाएगा स्लोप इक्वल टू टेन थीटा। अब यहाँ से हमको थीटा नहीं दिया है, तो अपने को राइट एंगल ट्रायंगल का जो हमको पता है इंफॉर्मेशन, वो यूज करके हम फाइंड करेंगे एंगल। तो देखो ध्यान से, ये रहा अपना बेस और ये रहा अपना हाइट, दिस इज पी दिस इज बी। तो टेन का क्या होता है, पी बाई बी, सिंपल सा कहानी है, पी बाई बी। अब हमको फाइंड करना होगा लेंथ ऑफ पी। तो देखो ध्यान से, लेंथ ऑफ पी मतलब कि 6 - 4, लेंथ ऑफ बी तो हो जाएगा 3 - 2, ये आपका हो जाएगा 3 - 2। तो हमने लिखा 6 - 4, तो 2 डिवाइडेड बाई 3 - 2 1। तो इसका स्लोप जो आएगा वो आएगा tan थीटा इक्वल टू 2, और यही तो स्लोप होता है। तो इसका स्लोप हो गया m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू 2, इसका स्लोप आ गया +2। अब देखो तुमको कैसे इसको याद रखना है। हमने क्या किया, हमने जस्ट यहाँ पे यूज किया है कि tan थीटा इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। और तुम लोग ये याद रखना, हम लोग जैसे ही अपना चैप्टर हम करेंगे स्टार्ट काइनेमेटिक्स, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे मोशन का, तो वहां पे इस टाइप का क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आपसे पूछा जाएगा। तो वहां पे स्लोप फाइंड करने के लिए हम लोग यही तरीका यूज करेंगे, y2 - y1 बाई x2 - x1। क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है कि मेरे को एंगल नहीं पता रहता है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे y2 y1 x2 x1 पता रहेगा, तो हम लोग यहाँ से स्लोप फाइंड करेंगे। और बस आपको अपने दिमाग में ये सेट करना है ना कि देखो मैंने किया है y2, अब -y1, और नीचे है x2 - x1। तो सुनो तो कैसे किया कि जिस x के लिए जो आपका वैल्यू ऑफ y है वो लेना होगा। मतलब कि आप अगर इसको बोलते हो x1, तो ये आपका हो जाएगा y1। मतलब कि अगर x1 2 है तो हो जाएगा y1 इक्वल टू 4। आपने अगर x2 3 माना है तो आपका y2 हो जाएगा 6। आप स्ट्रेट लाइन के लिए कोई भी दो पॉइंट ले सकते हो, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप चेंज नहीं करता है। तो इसके अलावा मान लो कि आपको कोई और दो पॉइंट पता है तो आप उससे भी कर सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा। आप कोई भी दो पॉइंट चुनना, जब तक कि आपका ग्राफ कैसा हो, स्ट्रेट लाइन हो, कोई भी दो पॉइंट उठाना और उसका y2 - y1 बाई x2 - x1 कर देना। तो ये हुआ सेकेंड तरीका आपका स्लोप फाइंड करने का। तो बेसिक बातें मैंने आपको बता दी। चलो अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन ऑन ग्राफ, कि कैसे हम लोग चेक करेंगे कि मेरा ग्राफ कैसा आने वाला है। देखो ध्यान से, तो मान लो कि मैंने ये सीखा है कि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और इफ c इज इक्वल टू 0, ये आप लोगों को पता होता है कि अगर y इंटरसेप्ट 0 हो जाए तो उस केस में जो मेरा ग्राफ आता है वो आता है y इक्वल टू एम एक्स। मतलब कि जो मेरा ग्राफ होगा वो होगा पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ऑरिजिन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। इफ स्ट्रेट y इंटरसेप्ट 0 है तो मेरा ग्राफ पास करा होगा ऑरिजिन से, पासिंग थ्रू ऑरिजिन। देखो यहाँ से, जैसे मान लो कि हमने बोला कि y इज इक्वल टू 2x, तो ये एक ऐसा ग्राफ है जो कि आपका ऑरिजिन से पास कर रहा है। और मैं इसको कंपेयर करूं y इक्वल टू एम एक्स से, तो इसका m का वैल्यू 2 है, मतलब कि m का वैल्यू पॉजिटिव है। तो इस स्ट्रेट लाइन का m का वैल्यू, स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव है, और ये ऑरिजिन से पास कर रहा है, मतलब पक्का मेरा ग्राफ कुछ ऐसा आने वाला है। तो ये हो गया ग्राफ ऑफ द स्ट्रेट लाइन। देखो सिंपल सी कहानी है। अगर मान लो मैंने बोला y इक्वल टू -5x, तो देखो फिर से क्या है कि ये y इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में है, इसका c 0 है, इसका y इंटरसेप्ट 0 है, मतलब ये फिर से आपका ऑरिजिन से पास कर रहा होगा, और इस बार इसका स्लोप है निगेटिव, तो मतलब ग्राफ कुछ ऐसा आने वाला है। ये हो जाएगा ग्राफ। तो आप लोग बेसिक बातें याद रखना, ये सब, इसमें और कोई खास बात है नहीं। और देखते हैं कुछ हम लोग कुछ क्वेश्चंस जहां पे y आपका इंटरसेप्ट 0 नहीं होगा, तब हम लोग कैसे ग्राफ उसका ड्रॉ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आपको मेनली सीखना है कि आपको पता रहेगा इक्वेशन, और आपको वहां से ग्राफ ड्रॉ करना है। आपने जो क्लास 10 में सीखा था तो वहां पे मेनली आपको था कि राइट डाउन द इक्वेशन, यहाँ पे आपको इक्वेशन से ड्रॉ करना है ग्राफ।
चलो, तो मैंने सबसे पहले लिया है y इक्वल टू 2x+3, और ये बहुत ही आसान होता है, तुम लोग बस ध्यान से सुनना, तुमसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। y इक्वल टू 2x+3, मैंने इसको कंपेयर किया y इक्वल टू mx+c से, तो हमको दिखा कि इसका स्लोप का वैल्यू है 2 और इसका c का वैल्यू है 3। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप भी पॉजिटिव है और उसका y इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है। मतलब कि ये जहाँ पे ग्राफ को y एक्सिस पे कट किया होगा, तो ये मेरा स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को पॉजिटिव y में कट किया है, क्योंकि इसका y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। तो ध्यान से सुनो, तो पॉजिटिव स्लोप, स्लोप पॉजिटिव है और y इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, मतलब मेरा ग्राफ पक्का ऐसा आने वाला है। देखो, मेरा पक्का ग्राफ ऐसा आएगा, इस ग्राफ का या इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप भी पॉजिटिव है और इसका y इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है। तो ये हुआ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 2x+3। हालांकि क्या होता है कि इन फिजिक्स आपका सिर्फ ग्राफ का शेप देख के ही काम चल जाता है, ये पॉइंट x को और y को कहाँ पे कट किया है उतना मेरे को यूजेज नहीं आता है। मेनली अब ग्राफ कैसा आएगा खाली शेप आपको, तो हमने जैसे ही देखा कि y इक्वल टू 2x+3, तो हमने बोला इसका स्लोप पॉजिटिव था, इसका y इंटरसेप्ट पॉजिटिव था, तो ग्राफ पक्का ऐसा आने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे हम लोग फाइंड करेंगे कि ये जो मेरा लाइन है वो y एक्सिस पे कहाँ कट किया है और x एक्सिस पे कहाँ कट किया है। तो जैसे हमने देखा कि इसका y इंटरसेप्ट 0 था, मतलब इतना तो डाउट आपके मन में होना ही नहीं चाहिए कि पक्का अगर इसका y इंटरसेप्ट 0 है, मतलब ये y एक्सिस को 0,3 पे कट किया होगा। y इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि देखो ये y में कितना ये ऊपर था, तो ये आपका 3 हो जाएगा, तो इसने 0,3 पे कट किया था। या फिर जैसे ही आपको y एक्सिस से पॉइंट फाइंड करना हो, टू फाइंड पॉइंट ऑन y एक्सिस, कि ये जो मेरा स्ट्रेट लाइन है उसने y एक्सिस पे कहाँ कट किया है, तो जस्ट पुट कर देना x इक्वल टू 0, जस्ट पुट x इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन। तो आपका वहां से आ जाएगा y इक्वल टू 2 इंटू 0+3, तो देखो यहाँ से आ गया y इक्वल टू 3, तो 0,3 पे वो कट करेगा y एक्सिस को। अब हम लोग फाइंड करते हैं कि वो कहाँ कट कर रहा होगा, x एक्सिस पे। तो टू फाइंड पॉइंट ऑन x एक्सिस, टू फाइंड point on x-axis put y equal to 0, for y-axis put x equal to 0, for x-axis put y equal to 0। तो जैसे मैंने ये जो अपना था इक्वेशन वहां पे y का वैल्यू 0 पुट किया, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2x+3 इक्वल टू 0, और यहाँ से देखो x आ जाएगा -3/2, मतलब कि ये x एक्सिस को -3/2, 0 पे कट किया है। तो ये आपका कंप्लीट ग्राफ हो गया। दिस इज द कंप्लीट ग्राफ ऑफ 2x+3। पक्का रे, बोलो। देखो ये हुआ ग्राफ, चेक कर लो सब लोग। y इक्वल टू, हाँ ठीक है, चलो। तो ये हो गया अपना कहानी खत्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब हम इतना से अपना काम हो जाएगा फिजिक्स में। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो तुम लोग को आइडिया नहीं है पहले से, पैराबोला। तो इसको तुम लोग ध्यान से देखना। नेक्स्ट ग्राफ है पैराबोला। इसके बारे में सबको बेसिक आइडिया है एक्चुअल में। देखो कैसा होता है, इसका जो होता है इक्वेशन, वो सिंपली होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। देखो ये, ये जो अपना फर्स्ट है, फर्स्ट इक्वेशन, इसमें क्या है, इसमें है क्वाड्रेटिक इन x,
इसमें है क्वाड्रेटिक इन एक्स और इसमें है क्वाड्रेटिक इन वाई। और सिंपल सा हम लोग कैसे ये करेंगे पता कि मेरा जो भी ग्राफ आने वाला है वो पैराबोला आने वाला है। तो देखो, इसको चेक करने का आइडिया ये होता है कि एक्स या वाई किसी एक का पावर होता है 2 और किसी एक का पावर होता है 1। तो ध्यान से देखो कि इन वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स का क्या है, मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इज 2 एंड मैक्सिमम पावर ऑफ 1 इज वाई, सॉरी, मैक्सिमम पावर ऑफ y इज 1। सिमिलरली यहाँ पे x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस डी वाई प्लस सी में मैक्सिमम पावर ऑफ y इज 2 एंड मैक्सिमम पावर ऑफ x इज 1। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्वेशन ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर x और y दोनों का मैक्सिमम पावर हो जाए 1 तो इक्वेशन इज स्ट्रेट लाइन। अगर x या y में से किसी एक का मैक्सिमम पावर 2 हो जाए और किसी एक का मैक्सिमम पावर 1 हो जाए तब हम बोलते हैं कि इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक, या इक्वेशन वहां पे जो आपका ग्राफ आने वाला है वो आपका आने वाला है पैराबोला। सिंपल सी कहानी है। अब देखिए ध्यान से, पैराबोला होने के लिए पैराबोला होने के लिए a का वैल्यू मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ए का वैल्यू आपका पक्का 0 नहीं होना चाहिए। बी और सी का वैल्यू में भी 0 हो सकता है। बी और सी का वैल्यू में भी 0 हो सकता है, लेकिन जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था या जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट था वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 0 हुआ तो फिर आपका जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक नहीं हो पाएगा, वो आपका फिर हो जाएगा लीनियर इक्वेशन। समझ में आया ना? तो ये देखो, हमने बोला कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या फिर x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस डी वाई प्लस सी, बोथ आर इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, बोथ आर क्वाड्रेटिक, बोथ आर इक्वेशन ऑफ पैराबोला। लेकिन तो देखो, तो इसको पैराबोला होने के लिए ना, ये जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है या कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर है, इसका वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर इसका वैल्यू 0 हुआ तो फिर जो तुम्हारा इक्वेशन है तो तुम्हारा हो जाएगा y इक्वल टू बी एक्स प्लस सी या फिर x इक्वल टू बी वाई प्लस सी, तो ये तुम्हारा हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, फिर वो पैराबोला नहीं होगा। समझे? लेकिन लेकिन तुम्हारा b और c का वैल्यू 0 हो सकता है, क्योंकि अगर मान लो b और c 0 हुआ तो भी जो मेरा इक्वेशन है वो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर या फिर x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर आएगा। तो देखो फिर से x का पावर 2 है और y का पावर 1 है, तो ये पैराबोला है, ये क्वाड्रेटिक है। समझे ना? तो सिंपल सा कहानी ये है कि एक्स स्क्वायर या फिर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता है, लेकिन आपका जो एक्स का कोफिशिएंट था या जो कांस्टेंट था वो आपका 0 हो सकता है। तभी हम बोले हैं कि ये पैराबोला था। इसको समझने के लिए हम लेते हैं कुछ बेसिक एग्जांपल्स। तुम अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लो सत्तांशु। देखो, तुम लोग को ये बताना है कि इसमें से कौन सा पैराबोला है और कौन सा पैराबोला नहीं है। तो मैंने लिया है y इक्वल टू 6x² माइनस 3x, नंबर 1। नंबर 2, x इक्वल टू 5y² प्लस 3x, नंबर 3 मैंने लिया है y इक्वल टू -4x²। नंबर 4 हमने लिया है x इक्वल टू 4y+3। नंबर नंबर 5 हमने लिया है y इक्वल टू 3x+5। चलो, तुम लोग अपना माइक्रोफोन ऑन करो और सब लोग एक एक क्वेश्चन का आंसर देगा, स्टार्टिंग फ्रॉम गोलू। गोलू, बोलो फर्स्ट वाला। अच्छा, गोलू नहीं है, तुम बोलो कि फर्स्ट इक्वेशन पैराबोला है कि नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो यहाँ पे x x का पावर 2 है और y का पावर 1 है, पैराबोला है। नंबर 2, अरे बोल रहे हो इतना क्या वरुण? नंबर 2। अच्छा, वो सब लिख कर गए। ठीक है, तुम बताओ नंबर 2। अबे ये भी है पैराबोला। y का पावर 2 है और x का पावर 1 है। नंबर 3 बोल। हाँ बिल्कुल, ये भी है पैराबोला। नंबर 4,
ये है स्ट्रेट लाइन, तो ये पैराबोला नहीं है। नंबर 5, ये भी पैराबोला है, वेरी गुड। तो ये हमने, हाँ तो ये हमने चेक किया कि कौन सा पैराबोला है और कौन सा नहीं है। मतलब कि हमने जस्ट अभी चेक किया है इक्वेशन, कैसे बताएंगे कि पैराबोला है कि नहीं है। अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे कि कैसे हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है। हाँ, जो पहला स्टेप है चेक करने के लिए, वो तुमको ये चेक करना होगा कि किसमें क्वाड्रेटिक है। किसमें क्वाड्रेटिक का मतलब ये हुआ कि क्वाड्रेटिक एक्स में है कि क्वाड्रेटिक वाई में है। देखो, हमने जो सीखा है उसके हिसाब से हमारा दो इक्वेशन हो सकता है, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। ये दो इक्वेशन हो सकता है। यहाँ तुम्हारा है क्वाड्रेटिक इन एक्स और यहाँ पे है क्वाड्रेटिक इन वाई। अब सुनो ध्यान से, तो सबसे पहला ही अपना काम ये चेक करना होगा कि किसमें क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्स में है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो करेगा, विल बी ओपनिंग इन वाई डायरेक्शन। ओपनिंग इन वाई डायरेक्शन, या सिंपल ऐसे याद रखना कि जिसमें लीनियर है ग्राफ उसके तरफ ओपन कर रहा हो, ग्राफ उसके तरफ खुल रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ मेरा कुछ ऐसा हो सकता है या ग्राफ मेरा ऐसा हो सकता है। ओपनिंग अलोंग वाई एक्सिस, ओपनिंग अलोंग वाई एक्सिस। अब वो ओपनिंग अपवर्ड भी हो सकता है और ये तुम्हारा ओपनिंग डाउनवर्ड भी हो सकता है। तो हम लोग चेक कैसे करेंगे वो मैं तुमको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल जो सबसे पहला काम तुम्हारा ये होगा कि चेक करना कि किसमें लीनियर है। तो पहले वाले केस में वाई में था लीनियर, तो वाई का लीनियर का ये दो ग्राफ हो सकता है, ये दो ग्राफ हो सकता है, ओपनिंग इन वाई, अब ओपनिंग अपवर्ड या ओपनिंग डाउनवर्ड। अगर लीनियर एक्स में है तब तुम्हारा हो सकता है ओपनिंग इन ऐसा पॉजिटिव एक्स या फिर ओपनिंग इन निगेटिव एक्स। मेरा ग्राफ ऐसा हो सकता है इस केस में। देखो, ये हमने माना है वाई, ये हमने माना है एक्स, ये हमने माना है वाई, ये हमने माना है एक्स। तो सबसे पहले हमको चेक करना है कि किसमें लीनियर है, उसके तरफ ग्राफ ओपन कर रहा होगा। तो मेरे को पहला फैसला वहां से होगा। सेकेंड चीज जो तुमको सेकेंड चीज क्या सोचना है कि वैल्यू ऑफ ए वैल्यू ऑफ ए का मतलब ये हुआ कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, तुमको उसको चेक करना है कि अगर इफ वैल्यू ऑफ ए इज पॉजिटिव, अगर ए पॉजिटिव है, उस केस में ग्राफ जो तुम्हारा होगा या तो होगा ओपनिंग अपवर्ड या तो होगा तुम्हारा ओपनिंग राइटवर्ड। मतलब कि अगर y में था लीनियर, अगर मान लो कि y में है लीनियर और a है पॉजिटिव, तब होगा ग्राफ आपका y में करेगा ओपन और होगा ओपनिंग अपवर्ड। अगर x में है लीनियर और a का वैल्यू है पॉजिटिव, तब होगा ग्राफ ओपनिंग राइटवर्ड। ये तुम्हारा x में करेगा ओपन और होगा राइट की तरफ। सेकेंड केस, इफ a इज निगेटिव, मान लो अगर a का वैल्यू हो जाए निगेटिव, अगर a का वैल्यू हो गया निगेटिव, उस केस में जो ग्राफ तुम्हारा आने वाला है वो या तो आएगा ओपनिंग डाउनवर्ड या फिर तुम्हारा आएगा ओपनिंग लेफ्टवर्ड। अब पक्का, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लीनियर था y में और यहाँ पे लीनियर था x में। मतलब तुमको दो बात का ध्यान रखना है। पहला बात क्या कि मेरा लीनियर किस में है, तो अगर y में है लीनियर तो वो पक्का मेरा ग्राफ y में ही ओपन करेगा, या तो ओपनिंग अपवर्ड या तो फिर ओपनिंग डाउनवर्ड। अगर a का वैल्यू पॉजिटिव है तो होगा ओपनिंग अपवर्ड, अगर a का वैल्यू है निगेटिव तो होगा ओपनिंग डाउनवर्ड। अगर x में है लीनियर तब ग्राफ करेगा ओपन अलोंग एक्स एक्सिस, अगर a का वैल्यू पॉजिटिव तो ओपनिंग राइटवर्ड, अगर a का वैल्यू निगेटिव तो ओपनिंग लेफ्टवर्ड। तो ऐसे हम लोग चेक करेंगे कि मेरा ग्राफ का शेप कैसा आ सकता है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके और भी आ सकते हैं कि ये जो आपने पॉइंट शो किया है कि ये जो मेरा ग्राफ है उसने इस एक्स एक्सिस के दो पॉइंट पे कट किया है, वो दो पॉइंट कौन से होंगे। फिर ये दो पॉइंट जो आपने किया है कट, ये कौन से पॉइंट होंगे। फिर ये जो आपने कट किया है इसको एक्स एक्सिस पे, ये पॉइंट कौन से होंगे। तो ये पॉइंट फाइंड करने से पहले मैं सबसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो मैंने अभी ये बताया तुमको कि ग्राफ अपना किस तरफ ओपन करेगा, ये सबको समझ में आया कि नहीं आया, वो बोलो पहले।
तो पॉइंट ऑन एक्सिस फाइंड करने के लिए जो अपना बेसिक रूल हमने फॉलो किया था स्ट्रेट लाइन में, वही रूल हम लोग यहाँ भी फॉलो करेंगे, उसमें कोई और लफड़ा है नहीं। तो जैसे मान लो कि मेरे पास दिया हुआ है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये जैसे ही हमने ये इक्वेशन देखा, हमको इतना श्योर हो गया कि मेरा ग्राफ जो होगा वो करेगा ओपन इन वाई। अब ओपनिंग अपवर्ड होगा कि ओपनिंग डाउनवर्ड, वो हमको इस ए का साइन बताएगा। हाँ बिल्कुल। अब हमको ये पता करना है कि ये जो मेरा ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ कट कर रहा होगा। एक्स एक्सिस पे पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ऐसा लिखो। तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हमको फाइंड करना है कि ये मेरा ग्राफ एक्स एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है। तो जैसे हमने लास्ट केस में किया था वही करेंगे, हम लोग पुट करेंगे y इक्वल टू जीरो, मतलब कि हम लोग करेंगे पुट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जो कि आपने क्लास 9-10 में सीखा है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ बिल्कुल वही वही दो पॉइंट आएंगे कि आपका जो दो पॉइंट यहाँ से आता है रूट से, वही दो पॉइंट यहाँ भी आएगा और उस दो पॉइंट पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा। सिंपल सी कहानी ये है कि जैसे ही आपको फाइंड करना होगा पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पुट वाई इक्वल टू जीरो। अगर मान लो तुमको फाइंड करना हो पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, देन पुट एक्स इक्वल टू जीरो। यहाँ लिख लो पुट y इक्वल टू जीरो, यहाँ पे हमने पुट किया था y इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे हम करेंगे पुट x इक्वल टू जीरो। तो सिंपली हमको मिल जाएगा y इक्वल टू सी। देखो y इक्वल टू सी, हम जब x का वैल्यू पुट करेंगे जीरो, तो ऐसे आप फाइंड कर सकते हो पॉइंट ऑन x एक्सिस और पॉइंट ऑन y एक्सिस। अगर तुम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक आइडिया होगा तो रूट आने के लिए एक चीज था ना, वो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मस्ट बी मोर देन इक्वल टू, या पॉजिटिव होना चाहिए वैल्यू। तो वो यहाँ भी होता है फॉलो, कि अगर तुमको ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है कि जहाँ पे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से कम हो जा रहा है, मतलब कि आपका कोई रियल रूट्स नहीं आएगा, मतलब कि एक्चुअल में वो ग्राफ आपके एक्स एक्सिस को कहीं पे कट ही नहीं करेगा। मतलब कि अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो आ गया है, उस केस में आपका ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, मतलब आपका ग्राफ कुछ ऐसा ही रहेगा, वो आपको एक्स को कट ही नहीं कर पाएगा। तो आपको मैथ वाले में ये बहुत सारा करना है स्टडी अच्छे से, फिलहाल अपना इससे काम चल जाएगा। तो ये मैंने जस्ट आपको बता दिया कि फॉर द नॉलेज। अब हम लोग देखते हैं कि अगर एक्स में होता लीनियर, तो फिर से हम लोग वही करेंगे प्रोसेस। अगर एक्स में है लीनियर तो भी तरीका चेंज नहीं करता है, कंसेप्ट कभी भी चेंज नहीं करता है। जैसे मान लो कि मेरा ग्राफ कुछ ऐसा रहा, एक्स इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। तो अभी क्या आ गया, तो अभी यहाँ आ गया है क्वाड्रेटिक इन वाई। तो हम लोग को फाइंड करना होगा कि पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, कि वाई एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे कट करेगा, था पुट एक्स इक्वल टू जीरो। फिर से वही, तो यहाँ से हमको दो मिलेगा वैल्यू, वहां से हम लोग लिख लेंगे वाई का वैल्यू। अगर हमको फाइंड करना हो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो पुट वाई इक्वल टू जीरो। तो देखो फिर से आ जाएगा एक्स इक्वल टू सी। सिंपल से कहानी है, इसमें कोई खास बात नहीं है। तो अगर तुम लोग को ये समझ में आ गया हो तो मैं नेक्स्ट अब लेता हूँ कुछ एग्जाम्पल्स जहाँ पे हम लोग वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब कि वो दो तीन चार ऐसा वैल्यू दिया रहेगा इन द प्लेस ऑफ ए बी सी, और वहां से फिर हम लोग चेक करेंगे ग्राफ का शेप कैसा होगा और वो मेरा ग्राफ कहाँ कहाँ पे कट करेगा। ठीक है ना, बोलो तुम लोग। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सी का, तो सबसे पहला जो अपने मन में ख्याल आना चाहिए कि सर y में लीनियर है। तो अगर y में है लीनियर, मतलब ग्राफ मेरा पक्का होगा, ये खुलेगा इन y डायरेक्शन। अब तो हाँ, तो अब ये ओपनिंग अपवर्ड भी हो सकता है और ओपनिंग डाउनवर्ड भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब कि यहाँ पे ए पॉजिटिव है, मतलब ये पक्का होगा ओपनिंग अपवर्ड। इतना हम लोग श्योर है, पक्का ना, कि ग्राफ मेरा ओपन करेगा इन वाई, ओपन इन वाई एंड अपवर्ड कर रहा होगा ओपन। इतना हम लोग श्योर हो गए ग्राफ ए इक्वेशन देख के। अब हमको फाइंड करना होगा कि ये कौन कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। तो टू फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, टू फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हमने y का वैल्यू पुट कर दिया जीरो। तो हो जाएगा जीरो इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। अब कुछ नहीं, अब बेसिक इसको तुम लोग सॉल्व करो। तो एक एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस सी, यहाँ पे एक्स हो जाएगा कॉमन, तो एक्स माइनस थ्री, यहाँ पे मैंने ले लिया है कॉमन टू, माइनस टू ले लिया कॉमन, तो हो जाएगा एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो।
देखिए यहाँ से वैल्यू आएगा x इक्वल टू +3 एंड +2, मतलब ये जो ग्राफ आपका है ये x इसको 2 पॉइंट पे कट कर रहा होगा, 3,0 पे और 2,0 पे, तो ये हमको मिल गया है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब हम लोग जरा फाइंड करते हैं पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस पे कहाँ कट करेगा, तो पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो पॉइंट ऑन वाई एक्सिस के लिए मैंने पुट किया है पुट x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पुट करने पे आपका y का वैल्यू आ जाएगा 6, मतलब ये जो ग्राफ होगा वो आपको y एक्सिस पे 0,6 पे कट कर रहा होगा। अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने के लिए रेडी हैं, तो मैंने पहले बनाया इधर x y एक्सिस और x एक्सिस, ये x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया, ये हो गया ऑरिजिन, ग्राफ होगा y में एन ओपनिंग अपवर्ड एंड x को 2 पॉइंट पे कट किया है और दोनों का दोनों पॉइंट पॉजिटिव है, दोनों का दोनों पॉइंट पॉजिटिव है, मतलब मेरा ग्राफ पक्का कुछ ऐसा आना चाहिए पक्का। ये पॉइंट कितना होगा बोलो, देखो तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा 2,0, ये आपका पॉइंट हो जाएगा 3,0 और y एक्सिस पे इसने कट किया था 6 पे, तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा 0,6। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ओके ओके, फिजिक्स में कहाँ यूज कर सकते हैं, तो सबको अगर थोड़ा सा याद होगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना याद सबको। तो देखो यहाँ पे एस में है लीनियर और टी में है क्वाड्रेटिक, मतलब कि हम जब एस वर्सेस टी ग्राफ बनाएंगे तो अपना ग्राफ पैराबोला ही आने वाला है, समझे ना। तो इसका यूज हम लोग करेंगे, हाँ तो इसका यूज हमको करना है फिजिक्स में। यहाँ हमने लिया है वाई एक्स, हम जब पढ़ेंगे फिजिक्स तो यहाँ पे एस आपका हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, और जो आपका एक्स है वो हो जाएगा टाइम, वेलोसिटी, ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो अपने को यूज करना है वहां पे, तो ऐसे आपका ये आएगा चैप्टर्स में। तो सिंपल सी कहानी है कि मैंने वाई एक्सिस बनाया, मैंने बनाया है टाइम एक्सिस। अच्छा देख रहे, हाँ यहाँ एक बात तुम लोग ख्याल रखना, देखो कि जब हमने वहां पे एक्स लिया था ना, तो मैंने एक्स का लाइन खींचा था इस तरफ भी, मतलब कि लेफ्ट साइड में, लेकिन टाइम का वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो तुम इस बार लेफ्ट साइड में खींच मत देना कि हमने टाइम ले लिया है प्लस में भी और फिर टाइम ले लिया माइनस में भी, मतलब इस बार जो टाइम एक्सिस आएगा आपका वो ओनली राइट साइड में आएगा, ऑरिजिन से राइट साइड में, तो मैंने बस इधर ही ड्रॉ किया। अब सिंपल सी कहानी ये है कि y में है लीनियर, तो y में होगा ओपनिंग, और देखो तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है निगेटिव में, मतलब कि आपका ओपनिंग होगा डाउन वन, सिंपल सा कहानी है, बस इतना हमको समझ में आ गया। अब हमको पॉइंट फाइंड करना है, तो फॉर पॉइंट ऑन टाइम एक्सिस हमने पुट किया है y इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 20t माइनस 5t स्क्वायर, तो देखो यहाँ से आ जाएगा 0, 5t मैंने ले लिया है कॉमन, तो यहाँ से आ जाएगा t माइनस 4, तो यहाँ से एक आएगा t इक्वल टू 0 और एक आएगा t इक्वल टू 4, मतलब ये मेरा ग्राफ इस टाइम एक्सिस को 2 बार करेगा कट, एक t इक्वल टू 0 पे और एक t इक्वल टू 4 पे, इसका मतलब ये हुआ कि एक बार ऑरिजिन पे और एक बार इधर कहीं, देखो ऐसा ऐसा t इक्वल टू 4 पे, तो ये आपका हो गया t इक्वल टू 0 और ये आपका हो गया t इक्वल टू 4, समझे रहे। ओके, अब किसी के मन में ये डाउट हुआ होगा कि आपने ये नहीं बताया कि ये जो मेरा ग्राफ है वो y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, तो उस पॉइंट के लिए y एक्सिस को के लिए देखो तो हम करेंगे t इक्वल टू 0, तो आप जब t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो देखो वो y आपका 0 ही आ जाएगा, मतलब कि वो आपका ऑरिजिन पे ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब ये जो भी पास कर रहा है इधर ऑरिजिन से कर रहा है, वो कहीं इधर पास नहीं कर रहा होगा, पक्का ना। ओके, सो दिस इज ग्राफ। चलो लास्ट एग्जांपल, आखिरी। y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, एक ये कर लो और एक कर लो तुम लोग जहाँ पे x में लीनियर हो, थोड़ा सा तुम लोग के मन को शांति मिल जाएगा, x इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, एक ये भी कर लेना, ये दो करो जल्दी से। खूबसूरती ऑफ मैथमेटिक्स, तुम लोगों को शायद ये डाउट ऐसा नहीं हुआ कि सर आपने यहाँ पे ग्राफ जो लाया था वो यहीं पे आपने स्टॉप कर दिया, आप इसके नीचे काहे नहीं लेके आए। तो ध्यान से आप देखो तो इस y का वैल्यू तुम्हारा इधर गया बे,
हाँ y इक्वल टू 20t माइनस 5t² था, तो चेक करो कि इसका वैल्यू कभी माइनस में आ सकता है कि नहीं। अगर t 4 से ज़्यादा होगा तो ये ग्राफ नीचे आएगा, तो आप इसको नीचे ड्रॉ कर सकते हो। तो अगर किसी को डाउट हो तो ध्यान दे देना कि जैसे ही टी का वैल्यू 4 से होगा ज़्यादा, वो ग्राफ आपका नीचे भी आ जाएगा। लेकिन हमने बस वहाँ शो किया 4 तक, तो इसलिए वो आपका, हमने उसको नीचे कट नहीं कराया था। देखो अब यहाँ पे आ जाओ, देखो ध्यान से। तो इस क्वेश्चन में y में है लीनियर, तो मेरा ग्राफ होगा ओपन टू, या फिर ऐसे बोलो कि या तो ओपनिंग होगा y में, हाँ ओपनिंग y में ही होगा, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है पॉजिटिव, मतलब कि ओपनिंग होगा अपवर्ड, ओपनिंग होगा अपवर्ड। इसको मैं अगर y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करूँ, तो यहाँ पे b और c का वैल्यू हो गया है 0, बी और सी का वैल्यू हो गया 0, तो इसलिए खाली आ गया है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, और a का वैल्यू है 4। तो ग्राफ तो मेरा पैराबोला आएगा, b और c का वैल्यू भले ही 0 हो गया हो। तो ग्राफ होगा मेरा ओपनिंग अपवर्ड। अब हमको फाइंड करना होगा कि x और y पे कहाँ कट कर रहा हो। तो देखो, तो फॉर x एक्सिस, फॉर पॉइंट ऑन x एक्सिस हम पुट करेंगे y इक्वल टू 0। तो देखो, तो जब y 0 है तो x भी 0 आया है। और पॉइंट ऑन y एक्सिस हम लोग करेंगे पुट x इक्वल टू 0, तो जब x होगा 0 तो फिर से y हो जाएगा 0। मतलब कि ये जो पॉइंट होगा वो अगर कहीं कट कर रहा है तो वो कर रहा है ओनली ऑन द ऑरिजिन, ओनली ऑरिजिन पे। तो ग्राफ आपका ऐसा हो जाएगा। देखो, ये ओनली पास कर रहा होगा ऑरिजिन से, देखो इससे, ये देखो यहाँ से। तो ये हुआ आपका ग्राफ, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 4x²। तो अब तुम लोग बस इतना ध्यान रखना कि अगर तुमको कहीं पे y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर का ग्राफ दिख जाए, इसका मतलब कि ये ग्राफ पक्का मेरा पास करेगा ऑरिजिन से। अगर इसका b और c हो जाए 0, तो पक्का इसको याद रखना। अगर मान लो वही तुम्हारा होता ग्राफ y इक्वल टू -2x², या फिर -x², तब ग्राफ होता है y में ओपनिंग डाउनवर्ड और ऑरिजिन से ही पास करता हूँ, तो वो कुछ ऐसा आता है ग्राफ तुम्हारा। तो ये सब बातें ध्यान रखना, इसमें कोई खास बात है नहीं, सिंपल सा कहानी है अपना। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट है तुम्हारा x इक्वल टू y² माइनस 5y प्लस 6। तो यहाँ पे x में है लीनियर, मतलब ग्राफ मेरा या तो होगा ओपनिंग लेफ्टवर्ड या तो होगा ओपनिंग राइटवर्ड। तो वो हमको पता करना होगा, हम लोग पता करेंगे। और देखो, तो यहाँ पे y² का कोफिशिएंट है पॉजिटिव, मतलब ये पक्का होने वाला है ओपनिंग राइटवर्ड। अब हमको फाइंड करना होगा पॉइंट ऑन x एक्सिस एंड पॉइंट ऑन y एक्सिस। तो फॉर पॉइंट ऑन x एक्सिस, फॉर पॉइंट ऑन x एक्सिस मैंने पुट कर दिया है y इक्वल टू 0, तो आ जाएगा x इक्वल टू 6। तो x एक्सिस पे 6,0 पे कट कर रहा होगा। फॉर पॉइंट ऑन y एक्सिस मैंने पुट कर दिया x इक्वल टू 0, यहाँ से हो जाएगा 0 इक्वल टू y² माइनस 5y प्लस 6। तो सॉल्व करने के बाद इसका y का वैल्यू 2 और 3 आएगा, मतलब कि हाँ, तो 2 और 3 पे कट कर रहा है y एक्सिस को, और 6 पे कर रहा है कट x एक्सिस को, यही ना बे। मतलब कि ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक टू गड़बड़ होगा। अच्छे रुको, पहले मैं बनाता हूँ ग्राफ, फिर मैं लिखूंगा पॉइंट। मैं 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 कम चालाक नहीं हूँ। इधर आ जा, ए भाई इधर आ जा, इधर इधर आ जा, इधर आ जा। दिस इज द ग्राफ, ठीक है ना? बोलो रे। तो अपना कहानी ऑफ पैराबोला भी खत्म। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का होता है इक्वेशन x इंटू वाई इक्वल टू सी, x इंटू वाई इक्वल टू सी। या हम लोग ऐसे बोलते हैं कि x इक्वल टू सी बाई वाई, सॉरी हाँ सी बाई वाई, और y इक्वल टू सी बाई एक्स। मतलब सिंपल सा कहानी है, जहां भी कुछ आपका अगर ऐसा आए रिलेशन कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द y, या फिर y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द x, उस केस में आपका ग्राफ होता है
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देखो उस केस में आपका ग्राफ होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और इसका शेप कुछ ऐसा होता है, इसका शेप कुछ ऐसा होगा। व्हेन x टेंड्स टू इनफाइनाइट देन y टेंड्स टू 0। व्हेन x टेंड्स टू इनफाइनाइट देन y टेंड्स टू 0, ये एक्चुअल में इस x को कहीं कट नहीं करता है, वो जाके करता है टच इनफाइनाइट पे, बहुत दूर जाके, तो हम लोग शो करते ही नहीं है। अब सुनो, देखो ध्यान से, तो इसका मेनली ग्राफ ऐसा होता है। इस इसके इस ग्राफ को थोड़ा सा आप थोड़ा सा और भी एक दो फॉर्म में आप ड्रॉ कर सकते हो। वो करता है डिपेंड अपॉन द साइन ऑफ द कांस्टेंट सी। देखो सी, ये जो सी, अगर सी आपका पॉजिटिव है, तो आपका अगर सी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स पॉजिटिव तो वाई पॉजिटिव, या फिर एक्स निगेटिव तो वाई भी निगेटिव। मतलब ग्राफ या तो मेरा आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या तो आएगा इन थर्ड क्वाड्रेंट। समझा ना बे? तो ग्राफ, हाँ ग्राफ कुछ आपका ऐसा भी आ सकता है। और सी पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव तो वाई पॉजिटिव, एक्स निगेटिव तो वाई भी निगेटिव। अगर सी हो जाए निगेटिव, इफ सी का वैल्यू हो जाए निगेटिव, उस केस में एक्स पॉजिटिव तो वाई निगेटिव, वाई पॉजिटिव तो एक्स निगेटिव। मतलब ग्राफ होगा या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में या तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। मतलब शेप वैसा ही रहेगा, शेप सेम रहेगा। ऐसा आएगा फॉर सी लेस देन 0, फॉर सी निगेटिव। तो ये हुआ ग्राफ ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये तब आता है जब आपका एक्स चीज हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वाई, या फिर वाई हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्स। बोलो सब लोग ठीक है ना? अपना वो बॉयल्स लॉ, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। तो वहां पे पी वर्सेस वी ग्राफ तुमको अगर याद हो तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही आता है, ऐसा ही आता है। ओके, चलिए अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट ग्राफ का चर्चा। सुनो, अगर x और y का मैक्सिमम पावर 1 होता है तो ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। अगर x और y में से किसी एक का मैक्सिमम पावर हो जाए 2 और एक में हो जाए लिनियर, तो ग्राफ होता है आपका क्वाड्रेटिक, या ग्राफ होता है पैराबोला। अगर x और y दोनों में हो जाए क्वाड्रेटिक, मतलब कि x का भी पावर 2 है और y का भी पावर 2 है, उस केस में आपका ग्राफ या तो हो सकता है सर्कल या तो हो सकता है एलिप्स। देखो ध्यान से, x का भी पावर 2, y का भी पावर 2, तो ग्राफ में भी सर्कल और एलिप्स। अब आपको कब होगा सर्कल और कब होगा एलिप्स? तो जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर ये दोनों सेम हो जाए, उस केस में आपका होता है ग्राफ सर्कल। और जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, उस केस में आपका होता है ग्राफ एलिप्स। ओके 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 ओके, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये क्या है? ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्योंकि आपका यहाँ x का भी देखो, तो यहाँ पे x में भी है क्वाड्रेटिक, y में भी है क्वाड्रेटिक, और जितना कोफिशिएंट x का है उतना ही कोफिशिएंट y का भी है, तो दोनों का कोफिशिएंट सेम था, तो ये आपका हो जाएगा सर्कल। लेकिन अगर मान लो हमने ऐसा लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0, इसका मतलब ये जो तुम्हारा है ये है इक्वेशन ऑफ एलिप्स। क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे वाई लिखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम नहीं है। तो इसे आप लोग कब एलिप्स है और कब सर्कल है आप लोग चेक कर सकते हो। और भी देखो कुछ बातें, स्टैंडर्ड जो होता है बहुत बेसिक फॉर्म जो हम लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, वो सर्कल का कुछ ऐसा होता है एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। यहाँ पे जो अल्फा और बीटा होता है ये होता है कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, ये होता है कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल।
एंड जो आर जो होता है वो आपका होता है रेडियस ऑफ द सर्कल। ये आपको मैथ में बहुत ज्यादा पढ़ना है इन द तुम्हारा सेक्शन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बहुत सारा ये तुमको पूरा एक किताब ही तुमको आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला। लेकिन तुमको फिजिक्स में इसका काफी कम यूज है, बस थोड़ा सा बेसिक नॉलेज चाहिए अपने को। तो हमने बोला कि ये होता है तुम्हारा इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अल्फा बीटा होता है उसके सेंटर का कोऑर्डिनेट। इसका एक स्पेशल फॉर्म आता है, स्पेशल केस लिखो कि अगर सर्कल का सेंटर, इफ सेंटर ऑफ सर्कल लाइज ऑन ऑरिजिन, अगर सर्कल का सेंटर ऑरिजिन पे ही लाई कर जाए, उस केस में अल्फा और बीटा हो जाएगा जीरो। उस केस में अल्फा और बीटा हो जाएगा जीरो। तो ये जो आपका इक्वेशन था ये हो जाएगा चेंज इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज द आर स्क्वायर। तो दिस इज ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ सर्कल, लेकिन इसका सेंटर कहाँ है? इसका सेंटर आपका ऑरिजिन में है, इसका सेंटर आपका ऑरिजिन पे है। तो चलो कुछ लेते हैं बेसिक एग्जांपल्स। हमको करना है ड्रॉ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। इसका हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हमने किया कंपेयर, तो हमको दिखा कि इसका सेंटर आएगा ऑरिजिन पे, तो ऑरिजिन इन द सेंटर और इसका रेडियस होगा 2। मतलब ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये होगा ग्राफ आपका। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस सेंटर आपका हो जाएगा ऑरिजिन पे 0,0 पे, और रेडियस जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 2 मीटर। तो ये आपका हो गया सर्कल। ओके ओके ओके। अब मान लो ऐसा दिया है मेरे को, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस कुछ ऐसा ले लो 2 का होल स्क्वायर, ये दिया 3, सॉरी एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 ले लो, वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू कुछ ऐसा 9। तो इसको हम करेंगे कंपेयर, तो अल्फा है 2, बीटा है 3 और रेडियस है इसका 3। तो मतलब कि इसका जो सेंटर आने वाला है वो आएगा 2,3 पे। 2,3 पे इसका सेंटर, तो 2,3 कहीं आप इधर लिख लो। और इसका रेडियस भी आने वाला है 3। अच्छा एक काम करो तुम यहाँ पे इसका 4 ले लो बेटे, या कुछ ऐसा कम ले लो, या 4 ले लो इसका, ये 4 ले लो, तब तुमको थोड़ा लफड़ा कम आएगा। ये आ जाएगा 2 आ गया इसका रेडियस। तो अब तब लिखेंगे हम लोग, देखो ऐसा, ये आपका हो जाएगा 2,3 सेंटर और इसका ये रेडियस हो जाएगा 2 मीटर। तो रेडियस इक्वल टू 2 मीटर। हमने 3 इसलिए नहीं लिया कि अगर इसका रेडियस 3 होता तो फिर ये सर्कल तुम्हारा इसको टच कर जाता, क्योंकि ये भी तुम्हारा होता 3, इसका रेडियस लिया था 3, इसका सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट भी 3 है, मतलब पक्का ये सर्कल आपका एक्स वाले को टच करता रहता। तो ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसमें कोई खास बात है नहीं। अब चलो नेक्स्ट हम देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो वो तुम्हारा आता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ एलिप्स। इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, ये पॉइंट आपका हो जाएगा a,0, ये आपका हो जाएगा -a,0, ये हो जाएगा 0,b और ये आपका हो जाएगा 0,-b। तो ये हुआ तुम्हारा एलिप्स का इक्वेशन और कहाँ कहाँ पे कट किया है। ठीक है, ये बेसिक हो गया तुम्हारा फॉर्म। नेक्स्ट देख लो लास्ट में, अब लास्ट एकदम ग्राफ, ग्राफ ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो ग्राफ ऑफ साइन थीटा कुछ ऐसा होता है, सबको मेरे ख्याल से बेसिक आइडिया, अगर मैथ तुमने स्टार्ट किया होगा पढ़ना तो बेसिक आइडिया होगा कि साइन का ग्राफ कुछ ऐसा आता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन थीटा।
जी, पीरियोडिक होता है ये तुम्हारा, ऐसा ही ये तुम्हारा चलते जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिया है साइन थीटा, और यहाँ पे हमने लिया है थीटा। अब देखो ये होता है थीटा जीरो पे, ये होता है थीटा पाई बाई टू पे या फिर 90 पे, ये होता है पाई पे, ये होता है 3 पाई बाई 2 पे, ये होता है 2 पाई पे, और फिर ऐसे ही तुम्हारा वो चलता जाएगा। ये तुम्हारा हो जाएगा -पाई बाई 2, ये तुम्हारा होता है -पाई, तो यहाँ तुम्हारा आ जाएगा -3 पाई बाई 2। ऐसे ही कहानी तुम्हारी चलती जाती है। इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, और इसका मिनिमम वैल्यू होता है -1। मतलब साइन का वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में ऑक्सीलेट करता है, ठीक है ना। अब देखो, तो जब थीटा हुआ 90, तो उसका सबको पता है कि साइन 90 इज 1, तो देखो यहाँ पे आ गया। जब जब थीटा हुआ है 180 डिग्री, तो साइन 180 होता है 0, तो देखो आप ग्राफ से भी ऐसा बोल सकते हो, साइन 0 0। यहाँ पे होगा साइन 45 कहीं यहाँ पे आएगा इधर, तो ऐसे तुम्हारा सब का ग्राफ होता है बेसिक। अब देखो, तो साइन थीटा का होता है मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1। अगर मैं यही लिखूं, ड्रॉ करूं ग्राफ ऑफ 2 साइन थीटा, तो मैंने यहाँ पे 2 से कर दिया है मल्टीप्लाई। इस केस में इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा +2, और इसका मिनिमम वैल्यू होगा -2, क्योंकि साइन जो थीटा है उसका होगा, इसका वैल्यू होगा +1 से लेके -1 में, तो मैंने 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो +2 से -2 में। ऐसा ही सिंपल फिर जान लो कि अगर कहीं तुमको फंक्शन है ए साइन थीटा दिया हुआ है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो +-a इसका रेंज होगा। इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा +a, और इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा -a। तो ये तुम्हारे को बेसिक बातें अबाउट साइन थीटा। अब देखो बेसिक बातें ऑफ कॉस थीटा, कॉस का ग्राफ। तो कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा आता है। अरे यार, अबे फ्लैट है, मतलब कुछ ऐसा ही आता है कॉस का, इस अलग गड़बड़ हो जा रहा है। कुछ ऐसा आएगा। मतलब देखो सिंपल सा कहानी है कि जब थीटा होता है 0, तो कॉस का वैल्यू 0 नहीं होता है। इधर तुम्हारा आ जाएगा कॉस थीटा, यहाँ तुम्हारा आ जाएगा थीटा, ये हुआ कॉस 0, ये हुआ कॉस 90। जब कॉस 90 होता है तब यहाँ तुम्हारा हो जाएगा कॉस 180, यहाँ पे आ जाएगा 3 पाई बाई 2, 270, यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई 360। सिमिलरली यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा -पाई बाई 2, ऐसे ही फिर ये तुम्हारा चलता जाएगा। इसका भी जो होता है वैल्यू तो होता है +1 से लेके -1 तक। मतलब कॉस 0 डिग्री इज +1, कॉस पाई इज -1। सिंपल सा कहानी है। अच्छा देखो, ये जो साइन और कॉस फंक्शन होता है, इसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई। टाइम पीरियड का मतलब होता है कितना टाइम बाद ये फिर से करेगा रिपीट। तो देखो ध्यान से, यहाँ से ग्राफ मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ था, और फिर क्या हो रहा है कि यहाँ से फिर से वैसा ही कर रिपीट कर रहा है। इसका हम बोलते हैं कि इसका टाइम पीरियड हो गया है 2 पाई। सेम होता है यहाँ भी विथ कॉस ऑल्सो। देखो तो ये था 0, यहाँ था +1, फिर आया ये आया, देखो फिर क्या होगा, फिर यहाँ से अपना ये पाथ पाथ फिर से रिपीट कर देता है। तो इसका भी टाइम पीरियड 2 पाई ही होता है, दोनों का, साइन थीटा का कॉस थीटा का, दोनों का टाइम पीरियड 2 पाई होता है, ठीक है। तो ये तो ये हुआ बेसिक नॉलेज अबाउट ग्राफ। इतना तुम कर लिए हो, तुम्हारा फिजिक्स हो जाएगा, इसमें कोई चाप की बात नहीं है, ठीक है। बोला कैसे नहीं, कैसे रे, से दिख वैसा रहा है, लेकिन वैल्यूज देख। जब जब थीटा है 0, कहाँ गया भाई, किधर गया, रुक जा रुक जा, मेरा हैंग कर गया है।